हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, हम कर रहे थे प्रैक्टिस सेट। आइए आज का पहला प्रश्न देखिए। आपको बताना चाहेंगे कि यह जून 2012 का प्रश्न पत्र है जो यूजीसी नेट में पूछा गया है। अब आप प्रैक्टिस के माध्यम से देखिए कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, और जो अब तक आपने PYQ पढ़ा है उसमें से ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपसे अभी भी मतलब पढ़ने के बाद भी आपसे नहीं बन पा रहा है, तो क्यों। चलिए आज का पहला प्रश्न देखेंगे आप। पहला प्रश्न है, पयुम चेरियो किसकी रचना है? अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्रबरदाई। आप बताएंगे फटाफट। ठीक है, पयम चेरियो स्वयंभू की रचना है। किसकी रचना है? स्वयंभू की। और देखेंगे एक दो रचनाएं और पूछी जाती हैं जिसमें रिठ रेम चेरियो है, एक है स्वयंभू छंद। तो इन तीनों रचनाओं को आप एक जगह नोट कर लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब्दुल रहमान जी हैं, तो इनका एक बहुत प्रसिद्ध रचना है संदेश रासक, जो 13वीं सदी में लिखी गई थी। अब नेक्स्ट आप विद्यापति को देख पा रहे हैं, तो विद्यापति आप देखेंगे आदिकाल और भक्तिकाल के बीच के कवि हैं, जोड़ने वाले कवि इन्हें माना जाता है, पहली चीज। दूसरी देखेंगे इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है कीर्तिलता कीर्ति पताका। ये दोनों रचनाएं कब की है? तो 14वीं शती की है। आप देखेंगे और जो इनकी ये माने जाते हैं कभी कभी हैं 14वीं सदी के या तो 15वीं सदी के, ऐसे प्रारंभ के माने जाते हैं। ये दोआब के कवि हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई वही हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली, कवितावली किस भाषा में रचित है? एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, बुंदेली। आप सभी को पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं, लेकिन इन्होंने एक रचना की है कवितावली जो सूरदास के, आप देखेंगे सूरदास के कुछ रचनाओं को पढ़ने के बाद इन्होंने इस रचना को किया था। और यह प्रश्न इसीलिए फंसाया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास अवधी भाषा के कवि हैं, जिसमें आप देखेंगे सूरदास ब्रज भाषा के। तो इनकी जो कवितावली रचना है वह ब्रजभाषा, जिन रचनाओं में तुलसीदास के वली वली लगा रहे हैं वो समझ लिए ब्रजभाषा में है। इतना कॉन्सेप्ट आप अपने पास जरूर रखिएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है हनुमान बाहुक, जो है कि तुलसीदास के बाहों में पीड़ा हुई थी, फिर इन्होंने किया था। अब आप देखिएगा इनकी एक जो है कि एक चीज़ और है जो कवितावली है, इसमें किसका या ब्रजभाषा में है, तो हो सकता है आप श्री कृष्ण की तरफ जाए, तो ऐसा आप नहीं सोचिएगा। इसमें राम के ऐश्वर्य का जो है कि वह प्रधान इन्होंने स्थान दिया है, राम के ऐश्वर्य को। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, आज का तीसरा प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी, रेखता। तीसरे नंबर का प्रश्न थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न बन रहा है, सुनीत कुमार चटर्जी ने, ठीक है, खड़ी बोली को क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है जनपदीय हिंदुस्तानी। ए ऑप्शन आपका सही हुआ। आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा आज का। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? तो सबको पता है कि इसमें जो है कि प्रेमिका को स्थान मिला हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए डी। यहाँ पे देखेंगे स्त्री को भगवान के रूप में पाने का ये लोग कोशिश किए हैं, और नागमती वियोग खंड में आपने देखा होगा। अब आप आज का देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो यह डॉक्टर नगेंद्र कहे हैं। कौन कहे हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी में छायावाद शब्द का जो प्रयोग हुआ सबसे पहले कहाँ हुआ, लिखित प्रयोग कहाँ पाया गया? तो वह पाया गया मुकुटधर पांडे ने किया है। नेक्स्ट चलेंगे अगला प्रश्न। अब देखेंगे आपके मुकुटधर पांडे जो थे 1920 ईस्वी में जबलपुर से इनकी एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, जिसमें इन्होंने कहा था, वो पत्रिका का नाम था श्री शारदा। हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 चरणों में लेख लिखकर छायावाद को इन्होंने क्या किया? आरंभ किया। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आप लोग भी उत्तर देते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधु विनोद में नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पे कौन नहीं है, तो जो है कि ये श्याम भी हैं, सुखदेव भी हैं। ठीक है, यस जी। यहाँ पे देख पा रहे हैं
6 नंबर के प्रश्न में तो ये कृष्ण नहीं है, ठीक है। और आप जानते हैं कि अगर श्याम होंगे तो आप ये दिमाग लगाएंगे कृष्ण भी हो सकते हैं, तो ये प्रश्न आपका यहीं पे गलत हो गया। तो पूछा गया नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। यहाँ पे देखेंगे आज का 7वां प्रश्न है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? अभिनव गुप्त, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ। तो रस गंगाधर, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो रस गंगाधर के रचनाकार है पंडित जगन्नाथ। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट आप देख, यहाँ पे एक चीज़ और देख लेंगे। दंडी की रचना है काव्यादर्श, बहुत बार पूछी जाती है, यह 7वीं सदी की है। ठीक है, अब देखेंगे अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है तंत्रालोक। और आचार्य विश्वनाथ जी को आप सभी जानते हैं, इनका साहित्य दर्पण है जो 14वीं सदी में इन्होंने लिखा था। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? ये प्रश्न बड़ा मजेदार है, और सप्तक से प्रश्न ना पूछा जाए ये भी अपने आप में ठीक है। तो आप सभी को पता है सप्तक का जो प्रकाशन किया था वो 1943 में हुआ था, नोट कर लीजिएगा। इसमें जो कवि थे टोटल 7 कवि हैं, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, सप्तक का मतलब 7 होता है। अब ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो आप बताएंगे कौन से नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, गिरजा कुमार माथुर जी नहीं है। ठीक, गिरजा कुमार जो है कि 1 मिनट आप सभी ध्यान दीजिएगा। तो ये सॉरी, अगर मन प्रभु, इसकी एक ट्रिक आप नोट कर लीजिए, अगर मन प्रभु। ठीक है, ये अगर ट्रिक आपको याद है तो आप निकाल लेंगे इस प्रश्न को। ठीक, तो इसमें से अगर से अज्ञेय हैं, इसके बाद देखेंगे कौन कौन है, पहले ये देख लीजिए। अज्ञेय जी हैं, इसके बाद हैं आप देखेंगे गिरजा कुंवर माथुर भी हैं, इसके बाद देखेंगे मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे हैं, नेमीचंद जैन हैं, इसके बाद भारत भूषण अग्रवाल हैं, भूषण। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप शमशेर बहादुर नहीं है। यह किस सप्तक के हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जैसा कि मैंने पहली बार गलती कर दिया गिरजा कुमार माथुर पे लगा के, ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। इस ट्रिक को जो मैंने याद कर रखा है आप भी याद कर लीजिए। अज्ञे हो जाएंगे, इसके बाद गिरजा कुमार माथुर हो जाएंगे, इसके बाद आप देखेंगे तो रामविलास शर्मा हो जाएंगे, और इसके बाद देखेंगे मुक्तिबोध हो जाएंगे, नए से नेमीचंद जैन हो जाएंगे, इसके बाद प्र से आप देखेंगे प्रभाकर माचवे हो जाएंगे, और भू से भारत भूषण अग्रवाल हो जाएंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट प्रश्न। आज का 9 नंबर का प्रश्न है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? विश्रामपुर के संत, राग दरबारी, आधा गांव, महिला आंचल। तो महिला आंचल पूर्णिया जिले का है, फणीश्वरनाथ रेणु का है। 1955 ईस्वी में जो है कि 1954 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। ये चीज़ आप सबको पता है। ठीक है, चलें आगे। अब आपको बताना है कि उपन्यास से संबंधित है और राग दरबारी से संबंधित है। किससे संबंधित है? राग दरबारी से, जो कि इसका प्रकाशन हुआ था। 1 मिनट आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए जो है कि 1986 ईस्वी में जो है कि इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक, यह किस गांव में केंद्र है? किस गांव में केंद्र है? तो शिवपालगंज, जहाँ जो कि आपको यहाँ मिल रहा है। राग दरबारी, यह उपन्यास यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। आप देखेंगे तो इस उपन्यास में जो लेखक ने दिखाया है वह शिवपालगंज नामक गांव के माध्यम से स्वतंत्रोत्तर भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आदि की पोल खोली है। ठीक है, आप देखेंगे विश्रामपुर का संत, तो यह किसका है? तो श्रीलाल शुक्ल जी का है। इसके बाद देखेंगे आधा गांव। आधा गांव किसका है? तो आधा गांव जो है राही मासूम रजा का है। इसमें गंगोली गांव का चित्रण है। एक है देख रहे हैं आप महिला आंचल, यह इसमें मेरीगंज गांव है। आगे देखेंगे आज का 10वां प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं? 10, 5, 3, 7। तो भरत मुनि के अनुसार 10 गुण स्वीकार किए गए हैं। अब भामह के अनुसार देखेंगे तो 3 गुण हैं, दंडी ने 10 स्वीकार किया है, और वामन ने 20, आनंदवर्धक ने 3, जगन्नाथ ने 3। ठीक, चलिए आज का 11 नंबर का प्रश्न है आपके पास, ध्यान दीजिए। हिंदी वर्णमाला में अंग, अह क्या है? स्वर है, व्यंजन है, अयोग वा है, संयुक्ताक्षर है। तो आप याद रखेंगे अयोग वा है। क्या है? अयोग वा है। यह दोनों ध्वनियाँ कैसी हैं? तो अयोग वा है। नेक्स्ट आगे देखेंगे 12 नंबर का प्रश्न है, अंधायुग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? तो गीत नाट्य है। ठीक है, अंधायुग किसका है? तो धर्मवीर भारती जी का, जिसका प्रकाशन हुआ है 1950
1955 ईस्वी में। कब हुआ है? 1955 ईस्वी में। इसमें कुल 5 अंक हैं। ठीक, पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, तीसरा है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा है गंधारी का साप साप है। इसके बाद देखेंगे पांचवा अंक है विजय एक क्रमिक हत्या। फिर देखेंगे लास्ट में समापन है जिसमें प्रभु की मृत्यु हो जाती है। कुछ इनके पात्र बहुत बार पूछे जाते हैं, जरा सा जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। अश्वत्थामा है, कृष्ण है, गांधारी हैं, धृतराष्ट्र हैं, कृतवर्मा हैं, इसके बाद देखेंगे संजय हैं। चलिए, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो नाटक दिया है यह किसका है? तो नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी का। और यह किसकी रचना है? तो यह श्री निवास दास का। यहाँ पे देख रहे हैं रूपक है, तो रूपक किसका है? तो पाखंड विडम्बन भारतेंदु का है, 1832 इसका प्रकाशन हुआ है। प्रशहन आप देख पा रहे हैं अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी का प्रकाशन हुआ है 1881 ईस्वी में। भारतेंदु जी ने इसकी रचना की है और बिहार के काठियावाड़ में राजा के जो है अत्याचार का इसमें पूरा तरीके से भारतेंदु जी क्या किए हैं, समीक्षा किए हुए हैं, कैसे राज चल रहा था, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ठीक, चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आज का 13 नंबर का प्रश्न है आपके समक्ष। दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाले करो की जनता आती है। यह पंक्तियाँ किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जानकी वल्लभ शास्त्री। तो 13 नंबर के प्रश्न में आप सभी को पता है कि यह दिनकर जी की रचना है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखेंगे 14 नंबर का यह प्रश्न आपके समक्ष है। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? 14 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा किसको माने हैं, तो यह माने हैं गोपाल राय जी। कौन माने हैं? गोपाल राय जी। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी का जो प्रकाशन हुआ है 1870 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1870 ईस्वी में हुआ है। और यह जो है कि आप देखेंगे यह पूरी तरीके से जब एक लाइन में आप समझना चाहेंगे तो इसमें महिला की शिक्षा पे जोर दिया गया है। और उस समय हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में जो गृहस्थ धर्म चलता था उसका क्या किया गया है? उपदेश दिया गया है और स्त्री के शिक्षा पर जोर दिया गया है। और स्त्री शिक्षा के साथ साथ उपन्यास जो है वह 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। यहाँ पे आप देखेंगे विधवा विवाह के समर्थन की झलक भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट में चलें, 15 नंबर का प्रश्न है। आइए चलते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेंगे। समालोचना दर्श शीर्षक एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमेश कुंतल मेघ। 15 नंबर के प्रश्न को आप जरा सा गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा यह किसने किया है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी किए हैं। कौन किया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के। इनकी कुछ रचनाएं जैसे हिंडोला, इसके भी देखेंगे कल काशी, सिंगार लहरी, गंगावतरण। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है। 16 नंबर के प्रश्न में देखेंगे शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर, भारती। 16 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे यह अज्ञेय की जीवनी है। किसकी जीवनी है? अज्ञेय की जीवनी है। और शिखर से सागर तक और किसने लिखा है? तो रामकलन राय जी ने लिखा है। किसकी जीवनी लिखा है? अज्ञेय जी की। चले आप देखेंगे निराला की जीवनी किसने लिखा है? महाप्राण निराला। तो ये लिखे हैं गंगा प्रसाद विमल जी ने लिखे हैं। इसके बाद देखेंगे जो है कि रामविलास शर्मा जी लिखे हैं निराला की साहित्य साधना। सूर्य प्रसाद दीक्षित ने लिखा है निराला की आत्मा। आगे चलें 17 नंबर के प्रश्न की तरफ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह कथन निष्कर्ष का प्रश्न आपके समझ आ गया। हिंदी में भक्ति धारा का उदय बिहारी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। अब आपको बताना है ए बी दोनों सही है, ए सही, बी गलत है, ए गलत, बी सही है, ए बी दोनों आंशिक सही हैं। 17 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे ऐसे प्रश्न अब वर्तमान में नहीं आते। यह प्रश्न पत्र कब का है? तो मैंने आपको पहले बताया 2012 का है, इसमें ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का देखेंगे। यहाँ पे है विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। और अब देखेंगे आपको बताना है कि बी है, ए तो ये है हो गया। अब बी में देखेंगे विभाव ही रस हेतु है। ठीक है, अब आपको बताना है क्या सही। ए आंशिक सही है, बी गलत है, दोनों सही हैं। ए गलत, आंशिक सही है, बी आंशिक सही है। और डी देखेंगे ए सही है, आंशिक
सही। अब आपको बताना है 18 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या होगा, ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आंशिक रूप से दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक है, पूर्ण तरीके से नहीं सही हैं, क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपको मिलेगा, जब आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया है ना कि विभाव व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे देखना होगा, विभाव जो व्यापार की 3 क्रियाएं स्वीकार की गई हैं। एक तो अभिधा क्रिया, भावकत्व क्रिया और भोजकत्व क्रिया, ठीक है, तीनों क्रियाएं रस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जब आप ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा भी जो कथन दिया है इसमें भी आप समझेंगे तो आंशिक रूप से सही है, पूरी तरीके से सही नहीं है, जो कि कह रहा है विभाव ही रस का हेतु है। तो देखेंगे यहाँ पे विभाव रस का हेतु होता है, परंतु केवल विभाव ही रस का हेतु नहीं होता है, ठीक, अगर केवल शब्द लगा देंगे तो यह नहीं होगा। अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न, ये तो बहुत ईजी है। छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है, क्यों नहीं है भाई? नेक्स्ट देखेंगे, छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। 19 नंबर के प्रश्न को पढ़िए, ये भी क्या है, आंशिक रूप से सही है, समय नहीं लेंगे, डी ऑप्शन आपका सही होगा, जहाँ तक कि आप समझ पा रहे हैं। अब देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है, नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है, तो बस मनुष्य द्वंद्वग्रस्त है। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखेंगे नई कविता मात्र व्यक्ति की चेतना की कविता नहीं है, ये प्रश्न आप बताएंगे 20 नंबर का। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो देख पाएंगे कि यह भी आंशिक रूप से सही है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए आगे, अब आपको ये प्रश्न इजी है क्योंकि आप सभी पढ़ चुके हैं हिंदी साहित्य लेखन को, तो ध्यान दीजिए, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा सही क्रम है, ठीक, तो इस प्रश्न में समय नहीं लगना चाहिए, जहाँ तक कि सबको पता है, ठीक। सबसे पहले देंगे इस्तवार द ला लित्युत्तर हिंदुस्तानी, इसके बाद देखेंगे शिव सिंह सरोज द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान मिस्टर बंधु विनोद, यही क्रम आपका बैठता है, तो आप ध्यान देंगे। सबसे पहले आएगा आपका 1839 ईस्वी में इस्तवार द ला लित्युत्तर हिंदुस्तानी, ठीक। आगे देखेंगे शिव सिंह सरोज आ जाएगा, जिसका प्रकाशन 1883 में हुआ है। इसके बाद देखेंगे नार्दर्न हिंदुस्तान आएगा जॉर्ज गियर्सन का 1888 ईस्वी में। फिर आ जाएगा मिस्र बंधु विनोद, जो 3 भागों में है। पहला 3 भाग जो टोटल 4 भागों में है, पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए हैं, चौथा भाग 1934 में, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। आप नोट कर लीजिए जो चीज़ आपको नहीं लगे, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले किसका जो है कि प्रकाशन शुरू, सबसे पहले देखेंगे आएगा ब्रह्म समाज, जिसका जो है कि प्रकाशन हुआ था 1828 में। इसके बाद आएगा प्रार्थना समाज, इसका जो हुआ है 1867 ईस्वी में है, इसका 28 में हुआ है, ठीक। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय, और इसके बाद देखेंगे प्रार्थना समाज का जो स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग। अब आप देखेंगे आर्य समाज, तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में हुआ है। अब देखेंगे रामकृष्ण मिशन, जिसके जो है कि स्वामी विवेकानंद, यह 1897 ईस्वी में हुआ है, तो नोट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन आपका सही हुआ। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है, छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जीवन जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम बताइए। सबसे पहले आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी आएंगे, जिनका जन्म हुआ है यहाँ पे 1889 ईस्वी में। इसके बाद आ जाएंगे जो है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका 1899 ईस्वी में जन्म हुआ है। इसके बाद देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी आते हैं, पंत जी का जन्म 1900 हुआ, महादेवी वर्मा का 1907 में, जब हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, तो आपका बी ऑप्शन सही हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए सभी, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम आपको बताना है। अब आप देखेंगे कि सभी जो है गीत फरोश को छोड़ के युगवाणी और हरी घास पर क्षण भर कुकुरमुत्ता, तो ये तो रचनाएं आप देख पा रहे हैं। अब आइए हम सबसे पहले देखेंगे युगवाणी का जो प्रकाशन हुआ है यह कब हुआ है, ये बताना है आपको। तो युगवाणी का जो प्रकाशन हुआ है वह 1939 में हुआ है। आपको पता है युगवाणी किसकी रचना है, तो पंत जी की है, किसकी है, पंत जी की, नोट कर लीजिए।
अब यहाँ पे देखेंगे कुकुरमुत्ता, तो निराला जी की है। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में है। कब है? हरी घास पर क्षण भर, तो ये हरी घास पर क्षण भर जो 1949 ईस्वी पे, ईस्वी में ये भी किसकी रचना? हरी घास पर क्षण भर, तो अज्ञेय जी की है। गीत फरोश देखिएगा, गीत फरोश जो है यह भवानी प्रसाद मिश्र का है, यह है 1956 ईस्वी में। तो लास्ट में गीत फरोश ही आ रहा है, देख रहे हैं तीनों में गीत फरोश ही आया है। तो यहाँ मज़ेदार ऑप्शन यहाँ पे सेट किया गया है। इस चीज़ को भी आप बखूबी थोड़ा सा ध्यान देखिए, देखिए प्रश्न कैसे जो है आज ही टफ प्रश्न नहीं आते, पहले भी ऐसे आया करते थे। जो बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे प्रश्न आपके लिए इजी हो जाएंगे। चलें अगले प्रश्न की तरफ। निराला के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे निराला जी के जो है उपन्यास हैं। सबसे पहले देखेंगे आएगा, ऊपर से देखिए अप्सरा। अप्सरा का प्रकाशन जो है 1931 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद देखेंगे अलका। अलका का जो प्रकाशन हुआ है वो 1933 ईस्वी में है। तो जोर देंगे जब आप, तो जयशंकर प्रसाद का एक है ध्रुव स्वामिनी, उसका भी प्रकाशन वर्ष हुआ है 1933 ईस्वी में। चले अब देखेंगे आप निरुपमा। निरुपमा का जो प्रकाशन वर्ष हुआ है वह 1936, जब राम की शक्ति पूजा लिखी जा रही थी। इधर क्या कर रहे थे? ये लिख रहे थे। ठीक। प्रभावती। प्रभावती भी 1936 ईस्वी में है। तो दोनों रचनाएं 36 में हैं। तो अगर एक ऑप्शन आप सही कर लेते। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो अप्सरा है इसमें अभिजात कुलीन युवक का वेश्या की पुत्री से प्रेम हो जाना चित्रित किया गया है। इसके बाद देखेंगे अलका में तो अवध क्षेत्र के किसानों का चित्रण है, अ से अवध, अ से अलका। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखेंगे निरुपमा। निरुपमा में जो है वह रूढ़िवादी ग्रामीण समाज का चित्रण है, रूढ़िवादी ग्रामीण समाज का। प्रभावती यह एक ऐतिहासिक रोमांस है, इसमें याद रखिएगा। चलें आगे, तो ध्यान दीजिए। अब देखेंगे आप, तो ये 26 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलन का सही क्रम है। तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रगतिवाद की प्रयोगवाद। चलिए ठीक है, तो प्रगतिवाद आएगा ना, जहाँ से प्रगतिवाद आएगा। तो प्रगतिवाद सबको पता है 1936 से शुरू हुआ था। कब तक चला था भाई? 1943 ईस्वी में चला। इसके बाद देखेंगे प्रयोगवाद में आ जाता है अज्ञेय जी आ जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे तो 1943 से चला है 1951 में। अभी आएंगे नई कविता जो चली है वो 1952 ईस्वी से चली है 1960 ईस्वी तक। कब तक चली है? तो 1960 ईस्वी तक, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है अकविता, तो 1960 के बाद। ठीक, चलें आगे। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख काव्यशास्त्रियों का सही क्रम बताना। तो सबसे पहले देखेंगे भरत मुनि आ जाएंगे, जिसका दूसरी सदी है। तो यह प्रश्न आपके लिए इजी है, समय नहीं गंवाएंगे, है ना। चलिए 27 नंबर के प्रश्न याद रखिएगा। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, आनंदवर्धन का आप सभी को पता है ध्वन्यालोक है, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, पंडित नाथ जगन्नाथ जी का क्या है? तो रसगंगाधर है। ठीक, चलें आगे। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम बताना है। अब यहाँ पे देखना है आपको, तो यहाँ पे देखेंगे आप अलग अलग लेखक की अलग अलग रचनाएं हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। आइए सबसे हम पहले मिलाएंगे आवा को। आवा चित्रा मुदगल का है। किसका है? चित्रा मुदगल का। सन 2000 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे आवा के बाद यहाँ पे है चाक। चाक जो है यह किसका है? तो मैत्रेयी पुष्पा का है। 1997 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। रुकोगी, हाँ आपका बंटी। बंटी जो है ये तो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, समय निकाल के इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, मनु भंडारी जी का। इसका प्रकाशन जो है आपके बंटी का तो 1971 में हुआ है, 71 में हुआ है। अब चलें आगे, तो यहाँ पे देखेंगे रुकोगी नहीं राधिका, यहाँ उषा प्रियंवदा का है। रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी में। सबसे पहले आएगा रुकोगी नहीं राधिका, यहाँ पे देख रहे हैं आप, सी ऑप्शन सही हुआ। चलें आगे। चलिए आगे चलेंगे, हम देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम बताना है। सबसे पहले आएगा चंदायन, चंदायन का है 1379 ईस्वी, 1379। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान देते हैं, तो इनका जो है सबसे पहले आएगा चंदान का, जो मुल्ला दाऊद का है। तो 1379 है। तो मैंने देखिए 1379 है, सॉरी 79 है। अब देखेंगे मृगावती। मृगावती का प्रकाशन 1501 में है। इसके बाद देखेंगे आप पद्मावत का, तो पद्मावत का 1540 ईस्वी है। इसके बाद देखेंगे मधुमालती, तो 1545 है मधुमालती का। ठीक, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो रहा है। चलिए अब मिलान वाले कुछ प्रश्न आ रहे हैं, जिसको जल्दी जल्दी से मिलाइएगा।
ठीक है, चलिए मिश्र बंधु जी का कौन सा है, जो पहले आए वही मिलाइए। तो सी में आप देख रहे हैं 5वां, तो यहाँ पे देखिए सी में 5वां यहाँ पे है ना एक ठो, ऐसे ही आपको भी स्किप कर जाना एग्जाम में। हम यहाँ एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए हम सभी को देखते हैं ध्यान से, ठीक। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का क्या है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है भूगोल हस्ता, भूगोल हस्ता मलक, ठीक। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 आ गया। लक्ष्मी सागर वारसेन का क्या है, तो लक्ष्मी सागर वारसेन का ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे लक्ष्मी सागर वारसेन का है फोर्ट विलियम कॉलेज, क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज 2 नंबर। मिश्र बिंदु का 5 नंबर। रामविलास शर्मा का क्या है, तो भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला है रामविलास शर्मा का 3 नंबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 2 5, 4 2 5, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 31 नंबर का यह प्रश्न है आप सभी के सामने। 31 नंबर का प्रश्न है, ठीक। चलिए मिलाते हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर का क्या है, तो ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर, क्या है, वर्ण रत्नाकर, ये यहाँ पे 4 नंबर। दामोदर शर्मा का क्या है, तो दामोदर शर्मा का बताएंगे आप सभी लोग। दामोदर शर्मा का बताइए उक्ति व्यक्ति प्रकरण 2 नंबर। नरपति नाल्ह का क्या है, नरपति नाल्ह का बताइए क्या है भाई, रोड़ा कवि का राउरवेल है, क्या है, रोड़ा का राउरवेल, मतलब डी का पहला। अब आपको बताना है, यहाँ पे देखेंगे 2 4, देखिए ध्यान से। आप देखेंगे सबसे पहले आएगा यहाँ पे देखिए एक बार मिलाते हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर का है वर्ण रत्नाकर 4 नंबर। इसमें दामोदर शर्मा का है, दामोदर शर्मा का उक्ति व्यक्ति प्रकरण 2 नंबर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 2 नंबर। नरपति नाल्ह का क्या है, तो विशल देव रासु है। यहाँ पे देख रहे हैं नरपति नाल्ह का विशल देव रासु, तो 3 नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे ये ए ऑप्शन आपका सही हुआ। कौन सा सही हुआ, ए ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। अब मिलाइए आप सभी। लोहर किसका है, तो लोहर बताएंगे पंत जी का है, किसका है, पंत जी का। अब यहाँ पे आपको देखना है कुतुबन का क्या है, मृगावती है। डी में दूसरा कहाँ पे है भाई, डी में दूसरा ये यहाँ पे देखो, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। सुमित्रा नंदन पंत का क्या है, सुमित्रा नंदन पंत का ग्राम्य है, ग्राम्य, ठीक है। चलिए अब आप एक बार फिर फटाक से मिला लेते हैं 32 नंबर के प्रश्न को। सुमित्रा नंदन पंत का ग्राम्य है यहाँ पे 4। इसके बाद घनानंद का क्या है भाई, इश्कलता है 3 नंबर। इसके बाद देख रहे हैं केशवदास का क्या है, तो कवि प्रिया है। इसके बाद देखें कुतुबन का तो मृगावती है। चलें आगे। चलिए यहाँ पे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है आप सभी के समक्ष। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। रघुवीर सहाय का क्या है, तो रघुवीर सहाय का, अब यहाँ पे देखें इसमें दिनकर का मिलाइए। दिनकर जी का क्या है, परशुराम की प्रतीक्षा है। 33 नंबर के प्रश्न को आप देखिए, दिनकर जी का क्या है भाई, परशुराम की प्रतीक्षा है। ये 5 नंबर। सी में देखिए 5 कहाँ है, ये यहाँ पे आपका प्रश्न सही हो गया है ना। ऐसे जो प्रश्न आपको आता है वही मिला लीजिए। अब आपको देखना है कि जो है कि यहाँ पे रघुवीर सहाय का क्या है, तो रघुवीर सहाय का आत्महत्या के विरुद्ध। श्रीकांत जी का क्या है, तो श्रीकांत जी का है, आप यहाँ देखेंगे माया दर्पण। रामधारी सिंह दिनकर का परशुराम की प्रतीक्षा। केदारनाथ अग्रवाल का क्या है, तो डी में केदारनाथ अग्रवाल का फूल नहीं रंग बोलते हैं। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे 34 नंबर का प्रश्न है। अब आपको बताना है आत्मजयी किसका है, तो यहाँ पे नागार्जुन का देखिए कौन सा है, नागार्जुन का। नागार्जुन का सबसे पहले आप देखेंगे, इसके बाद यह प्रश्न आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक। चलिए बताइए 34 नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखिए। नागार्जुन का है युगधारा, क्या है, युगधारा 4 नंबर। नरेश मेहता जी का क्या है, तो यहाँ पे 4 नंबर यदि हो गया तो ये 2 जो है कि बी ऑप्शन आपका सही भी हो गया है ना। अब मिला लो फटाफट। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप केदारनाथ, नरेश मेहता का संशय की एक रात है। भवानी प्रसाद मित्र का सतपुड़ा का जंगल है। केदारनाथ सिंह का क्या है, तो केदारनाथ सिंह जी का है अकाल और सारस, अकाल में सारस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलाना है 35 नंबर का है, तो साहित्यालोचन किसकी रचना है, 35 नंबर में बताएंगे साहित्यालोचन। इसके बाद देखेंगे रस मीमांसा। रस मीमांसा शुक्ल जी का है, किसका है भाई, रस मीमांसा देखेंगे शुक्ल जी का है। तो ये यहाँ पे सही हुआ बी में पहला। तो बी में ये 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे, ठीक है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी का है, यहाँ पे देखेंगे धर्मवीर भारती। वह तमाल के झरोखे विद्यानिवास मिश्र का है, किसका है, तमाल के झरोखे किसका है, विद्यानिवास मिश्र जी का है। अब आपको बताना है, यहाँ पे देखेंगे साहित्यालोचन। साहित्यालोचन किसका है, ये अगर आप क्लियर कर दीजिए फटाक से, श्याम सुंदर दास जी का है। तो ए में चौथा,
ये देखिए डी ऑप्शन आपका सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। थोड़ा सा जो है कि पीडीएफ थोड़ी गड़बड़ है, फिर भी हम तेज़ी से पढ़ते हैं, आप समझिए। श्री कृष्णा सोबती का क्या है? तो कृष्णा सोबती का बताना है आपको। आप ध्यान देंगे, जो आए वो उसी को पहले करो, ठीक है। श्रीलाल शुक्र का है, विश्रामपुर का संत। तो बी में चौथा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहीं पे आपका प्रश्न सही हो गया। ए ऑप्शन आपका सही हो गया। अब आपको दिखाना है ये कमलेश्वर कितने पाकिस्तान है। डी में पहला है। इसके बाद देखेंगे राही मासूम रजा का क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक। टोपी शुक्ला किसका है? तो ये भी आपको पता है, ठीक है। देखिए आप बी का देख रहे हैं आप, चौथा विश्रामपुर का संत हो गया। और सी में देखेंगे टोपी शुल्क राही मसूम रजा टोपी, अभी आपका ऑप्शन ए सही हुआ। चले आगे। अब आपको मिलान करना है कहानी को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। यहाँ पे बुद्धू का कांटा। पर्दा यशपाल जी की है। और अब देखेंगे रामचंद्र शुक्ल का कौन सा है, तो रामचंद्र शुक्ल का है 11 वर्ष का समय। इसके बाद देखेंगे अमरकांत। अमरकांत की जो है कि कहानी बतानी है आपको। दोपहर का भोजन है अमरकांत का। तो यहाँ पे देखेंगे जब डी में तीसरा सही है, तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो गया। चलें आगे, चलिए फटाफट देखेंगे। निर्मल वर्मा की कौन सी रचना है, तो निर्मल वर्मा की है लंदन की एक रात। इसके बाद देखेंगे शिव मूर्ति की कौन सी है, तो कसाई बाड़ा। शेखर जोशी के है कोसी का घटवार। एक आपको हो सकता है फंसे मारकंडे। तो मारकंडे बताना है आपको किसका है, तो यहाँ हंसा जाई अकेला। किसका है? हंसा जाई अकेला। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं शेखर जोशी का कोसी का घटवार है डी में पहला। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दो ऑप्शन पहले चले जाएंगे। अब आपको बताना है जो है कि जो शिव मूर्ति कसाईवाड़ा है, मतलब सी में सी का दूसरा। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हुआ। चले आगे, चलिए। अब यहाँ पे आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको मिलान करना है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, नैन नचाए कहूँ मुस्काए लला फिरे हैं होलन खेलन होरी। यह किसका है? ये मिलाइए फटाफट। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ज्यों ज्यों निहारे न हवय हवय नयनन रावरे रूप की रीति अनूप। तो ये 39 नंबर के प्रश्न का आप सभी आंसर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे ज्यों ज्यों निहारे न हवय नयनन, यह किसका है? तो यह है मतीराम जी का। किसका है? मतीराम जी का। ऊंचे घोर मंदन के रहनवारी, तो ऊंचे घोर मंदन के जो रहनवारी है, ये आप देखेंगे भूषण जी का है। किसका है? भूषण का। और यहाँ पे ये आपका 4 नंबर नैन नचाए, ये पद्माकर जी का है। किसका है भाई? नैन नचाए ये पद्माकर जी का है। इसके बाद देखेंगे आगे, आगे जो है रावरे रूप की रीति अनूप, यह घनानंद जी का है। ठीक है, घनानंद इधर है, तो डी में दूसरा यहाँ पे देख रहा है, ये आपका ये ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। स्थापना और तर्क का यहाँ प्रश्न आ गया आपके समझ में। पीडीएफ को थोड़ा सा आपकी समझ जूम करके बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। स्थापना है शासन की पहुँच निवृत्ति और प्रवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। आप प्रश्न को थोड़ा गौर से पढ़िएगा, है ना, तो आप समझ पाएंगे। ठीक, चलिए अब आप ध्यान दीजिए। तो भीतर या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागर रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। तो ये बात सही है, दोनों बातें यहाँ पे सही है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आपका 41 नंबर का प्रश्न सही। कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे आप देखेंगे रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने स्वतः सुखाय के लिए किया था। ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक, अब आप देखिए नीचे, इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता। गलत बात है भाई, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो। क्यों नहीं खुलता भाई? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की स्वतः सुखाय के लिए, तो स्वार्थ से मुक्त थी। और आज हिंदू घर में, हर घर में पूजी जा रही ना हिंदू धर्म में। तो ये आप कह रहे हैं कि अभ्यास के जो है कि हृदय का बंधन नहीं खुलता, खुल जाता है भैया। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे, ये 42 नंबर का प्रश्न है। स्थापना है भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता, समर्पण भक्ति का मूल है। तो बात बिल्कुल सही है। 42 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलें आगे, चलिए 43 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा भी कुछ अंश
या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। अब देखेंगे प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय को सुख का निश्चय है, जरूरी है। नागमती वियोग खंड में नागमती इतना 12 महीने में रोती है, आप कहती है ना कि जो है कि चढ़ा बैसाख तपन अत लागी चोआ चीर चंदन भयागी। तो क्या जो है कि आप देखेंगे सुख निश्चित होता है, पता नहीं वह पति उसका आएगा कि नहीं आएगा, ये कैसे आप कह सकते हैं ना। ये वाला तो सही है, प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया करुणा का भी कुछ अंश मिलता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इसका आर देखेंगे, प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन सही होगा, ये सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे है 44 नंबर का प्रश्न है, दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में एक अपमान है। ध्यान से पढ़िए, दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में एक अपमान है। दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचरण है। चलिए बताइए, है मजेदार प्रश्न ना, तो आपको ध्यान देना होगा। चलिए आप बताएंगे। तो एक चीज़ आप तो क्लियर है, दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में एक अपमान है, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं के चरित्रवान सिद्ध करने का सदाचरण है। भाई जब आपको समाज गलत साबित कर दिया तो कितना भी आप सफाई दोगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जीवन भर परेशान करती रह जाएंगी। बी ऑप्शन आपका सही है। अब देखेंगे 45 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है। स्थापना है, प्रेम का समाजीकरण होता है। क्या कर रहा है, प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। मजेदार प्रश्न है, चलो सभी लोग उत्तर दो। ठीक है, प्रेम सामाजिक भाव नहीं, क्यों नहीं है भाई? अभी हमने आपको उदाहरण दिया है कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने क्या किस लिए किया था, स्वतः सुखाय के लिए। तो प्रेम सामाजिक भाव नहीं है ना, तभी तो समाज उससे सुख प्राप्त कर रहा है। ए ऑप्शन सही होगा। प्रेम का समाजीकरण होता है, बिल्कुल होता है, उसे भक्ति कहते हैं। ठीक, ये रामचरितमानस इसका सबसे अच्छा उत्तर होगा आपके लिए, अगर समझना चाहें, इसे समझाना चाहें आप भी तो। ठीक, अब हम देखेंगे एक छोटा सा दिया हुआ है हमारे बीच, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके 5 प्रश्न है, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए आप लोग। ठीक, चलिए हम पढ़ते हैं फटाक से, आप स्क्रीनशॉट लेके पूरा पढ़ लीजिएगा। यही देखो छोटा सा है, इसको पढ़ने के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आराम से पढ़िएगा। ठीक, अब हम जल्दी से पढ़ते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, किंतु जाति भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। ऐसा विकास किया जाता रहा और इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए थे, किंतु अब यह धारणा कि हिंदी या बंगला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी है। किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया है, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। तो शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैरंतर के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। अब आप एक बार अच्छे से, हमें उम्मीद है कि पैराग्राफ पढ़ लिए होंगे। आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था, ये प्रश्न बताएं। प्रादेशिक, सार्वदेशिक, मध्यदेशिक, क्षेत्रीय। 46 नंबर का प्रश्न देखेंगे तो सार्वदेशिक। 47 नंबर का प्रश्न है, सांस्कृतिक नैरंतर्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं। संस्कृत, प्राकृत, ब्रजभाषा, हिंदी। 47 नंबर के प्रश्न का आंसर देंगे तो ब्रजभाषा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न 48 नंबर का है, जाति भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है। प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, बांग्ला। 48 नंबर के प्रश्न में तो देखेंगे बांग्ला को। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए। शब्द समूह में भिन्नता होनी चाहिए, व्याकरणिक ढांचा में भिन्नता होनी चाहिए, उच्चारण में भिन्नता होनी चाहिए, जाति भिन्नता होनी चाहिए। 49 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे जातीय भिन्नता होनी चाहिए। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है। प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी। 50 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे तो प्राकृत का है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के लिए,
आप अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं। अगर आपके कोई विचार हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप किस की तैयारी कर रहे हैं, मेरा मतलब टीजीटी, पीजीटी, एमपी असिस्टेंट, यूपी असिस्टेंट छत्तीसगढ़, कहाँ से आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। यदि आपकी कोई सिलेबस में कोई नई चीज़ है और आप हमसे पढ़ना चाहते तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैंने वीडियो के बीच में आपसे एक भी बार नहीं कहा आप लाइक कर दीजिए या आप शेयर कर दीजिए प्लीज़। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।